अहम खबर है, ट्रंप आज सिचुएशन रूम में मीटिंग करने जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठक करेंगे। ईरान की नई शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे चर्चा। तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी होगी सिचुएशन रूम में और ईरान के साथ जंग को लेकर होने वाली है चर्चा। और इस बीच आइए जल्दी से जान लेते हैं कि अमेरिका और ईरान में आखिर कहां पर बात अटकी हुई है। ईरान का नया प्रस्ताव क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी खत्म की जाए, जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से वो हटाया जाए, सीज फायर की अवधि और बढ़ाई जाए, परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा होगी। थर्ड फेज का वो जिक्र कर रहा है कि थर्ड फेज में इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का जवाब क्या है? परमाणु हथियार रोकने की गारंटी नहीं तो डील नहीं। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप बातचीत करेंगे। सिचुएशन रूम में बैठक में ट्रंप फाइनल फैसला लेंगे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान की शर्तें अमेरिका को बताई हैं। अमेरिकी शर्तों पर ईरानी सरकार में मतभेद है। अमेरिकी शर्त को लेकर नेताओं में एक मत नहीं है, यह जानकारी सामने आ रही है। और अहम खबर है, अमेरिका के साथ डील पर ईरान का बयान आया है। अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता रेजाई ने कहा है कि तेहरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। एक डेवलपमेंट और हुआ है। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो पाकिस्तान से पहुंच गए हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। मुमकिन है कि पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हो, ये अब लगभग तय हो चुका है। इस्लामाबाद के बाद सीधे रूस में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से उनकी होनी है मुलाकात। मस्कट से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे थे अराक्ची। पिछले 3 दिन में इस्लामाबाद, ओमान और रूस का सफर उन्होंने तय किया है। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के खिलाफ कैसे अराक्ची ने मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 3 दिनों में अब्बास अराक्ची कहां कहां गए, ये हम आपको मैप के जरिए बताते हैं। सबसे पहले 25 अप्रैल को अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान ने पाकिस्तान को अपनी शर्तें साफ साफ बता दी, लेकिन उस अमेरिकी टीम से मिलने से इनकार कर दिया जो किसी भी वक्त इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार बैठी थी। इसके बाद अराक्ची इस्लामाबाद से मस्कट रवाना हो गए। मस्कट में एक दिन बिताने के बाद वो फिर इस्लामाबाद पहुंचे, वापस पाकिस्तान, और वहां से अब वो सीधे मॉस्को पहुंचे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ होनी है मुलाकात। और देखिए अहम खबर है, थोड़ी देर बाद पुतिन से मिलेंगे अब्बास अराक्ची। ये खबर आ रही है, नाकेबंदी हटाने में मदद की अपील करेंगे। पुतिन से मध्यस्थता की भी अपील संभव है। रूस ने भी ईरान को दिया था ऑफर, संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का ऑफर रूस की तरफ से ईरान को मिला था। और आइए अब आपको बताते हैं कि अराक्ची के रूस दौरे का मकसद क्या है और बताया क्या जा रहा है, प्लान क्या है। आज राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे अब्बास अराक्ची। दोनों देश साझा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा होगी। तानाशाह ताकतों के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं, ये मैसेज है। रणनीति क्या है? अमेरिका की नाकेबंदी हटाने के लिए ईरान का अभियान। जंग में इनडायरेक्ट मदद के बाद ईरान को रूस से उम्मीद है। पाकिस्तान में तो बात बनी नहीं, पुतिन कर सकते हैं मध्यस्थता। ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए रूस को शामिल करने का प्लान है। और आज अब से थोड़ी देर बाद अब्बास अराक्ची की होने जा रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता होती है और बात यहां तक पहुंच जाती है
कि दूसरे दौर की वार्ता की नौबत ही नहीं आती और ईरान सीधे इनकार कर देता है। लेकिन क्या लगता है, व्लादिमीर पुतिन के आगे आने के बाद रूस अगर मध्यस्थता करता है तो निष्कर्ष निकल सकता है क्या? उम्मीदें ज्यादा हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि 40 दिन के जंग में बहुत बहादुरी के साथ लड़कर और खुद की रिजीम को बचा लेने के बाद अब ईरान की कोशिश ये है कि दूसरे राउंड का युद्ध ना शुरू हो, और उसके लिए ईरान को मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए वो रूस से ये कह रहे हैं कि अब आप नेगोशिएशन का जिम्मा संभालें। बल्कि रूस ने भी ऑफर दिया था और ईरान में भी सैद्धांतिक तौर पर इस बात की सहमति है कि अगर यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम देना है तो हम रूस को कुछ समय के लिए रखने दे सकते हैं, जब तक कि इस पर पूरी बातचीत ना हो जाए। तो वो चाहते हैं कि रूस अमेरिका से इसको लेकर बातचीत करे। अब बात है कि रूस इस मामले में कितनी मदद कर सकता है। देखिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस वक्त तो ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए थे और जो रूस के बहुत काम आए थे। उसके बनिस्पत रूस ने ईरान की मदद राजनीतिक तौर पर की, डिप्लोमेटिक तौर पर की, लेकिन सैन्य तौर पर उतनी मदद नहीं की जितनी अपेक्षा थी जी। तो इस वक्त पुतिन को लगता है कि ईरान की कुछ मदद करनी चाहिए और इसी उम्मीद के साथ ईरान भी उन्हें कह रहा है कि अब आप ट्रंप से बात करिए। पुतिन के लिए स्थिति यह है कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, पुतिन के लिए यूक्रेन में, यूरोप में फेवरेबल कंडीशन है और इसीलिए पुतिन भी वहां पर गुना भाग करने में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान जैसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी को संकट के समय साथ देना, ये रूस के अंदर भी पुतिन पर दबाव है। तो ये आज की मुलाकात वाकई में अहम है और अगर यहां से पुतिन आगे बढ़कर ईरान की मदद करते हैं तो जाहिर है कि ट्रंप पर दबाव पड़ेगा। और इस वक्त ईरान चाहता है कि रूस अमेरिका पर यह दबाव बनाए कि भाई हॉर्मुज स्ट्रीट को पूरी दुनिया के खातिर आप वहां से नेवल ब्लॉकेट को हटाइए। और अगर ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट को हटा लिया तो ईरान की ये आप दूसरी जीत कह सकते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का एहसास भी हो रहा होगा कि पाकिस्तान को बीच में रखकर गड़बड़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का रुख और रवैया पूरी तरह से एक तरफा था, अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह से बायस था। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी हुआ है और ईरान में ऐसी आवाजें अब मुखर तौर पर सामने आ रही हैं। इस बीच देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। बड़ा बयान है हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर कि नाकेबंदी, ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा। ईरान के तेल निर्यात पर रोक की रणनीति पर अमेरिका काम करता नजर आ रहा है। तो हॉर्मुज पर टक्कर, ट्रंप का प्लान क्या है? हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, डील होने तक हॉर्मुज का ब्लॉकेट बरकरार रहेगा। ईरान को नुकसान देखिए कितना हो रहा है अमेरिका के इस कदम से। हर दिन $400 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है ईरान को। ट्रंप को उम्मीद क्या है? दबाव में अमेरिकी शर्तें ईरान मान लेगा, यूरेनियम पर भी वो सरेंडर कर सकता है, ये मानकर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ईरान से आ रहे बयानों से इसकी तस्दीक नहीं हो रही है, आक्रामकता बरकरार है। आगे बढ़ेंगे। ईरानी संसद स्पीकर कालिबाफ ने चेतावनी दी है, अमेरिका के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, ईरान के पास हॉर्मुज समेत कई दांव अभी बाकी हैं। कालिबाफ ने अपने दांव की लिस्ट भी सामने रखी। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ ईरान तो बारूदी संकल्प लेता नजर आ रहा है। क्या फैसला लेंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। कालिबाफ ने कहा, हमारे पास अभी कई विकल्प बाकी हैं। ईरान के सामने अमेरिका के सारे दांव फेल साबित हुए। ईरान के पास क्या विकल्प है? हॉर्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरह से इसे बंद नहीं किया गया है। दूसरा बड़ा विकल्प है बाब अल मंदेब, जिसका अब खुलकर जिक्र किया जा रहा है। अभी ये वाला जो समुद्री रास्ता है वो बंद नहीं किया गया है। यहां पर ईरान हूतीज को एक्टिव करने की तैयारी में। इसके अलावा ऑयल पाइपलाइन, वैकल्पिक ऑयल रूट बंद कर तेल निर्यात प्रभावित या नियंत्रित किया जा सकेगा। अब कालिबाफ का दावा क्या है? गर्मियों में अमेरिका में ऊर्जा की खपत और ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका ने अपना ऑयल रिजर्व निकालना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में अमेरिका में इससे महंगाई और बढ़ेगी। यानी मनीष, कहीं ना कहीं ईरान ये मानकर चल रहा है कि उसके इन कदमों से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर घरेलू दबाव भी बढ़ेगा। क्या
वो नरमी डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आपको नजर आ रही है? जंग को आगे ना बढ़ाने की एक जल्दबाजी वहां से भी दिखती है क्या, या फिर यह सिर्फ ईरान का अपना आकलन माना जाए? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और ईरान की इस जंग की कीमत बाकी दुनिया को भी चुकानी पड़ रही है, और वो इसलिए क्योंकि जब आप हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, जब आप बाब अल मंदाब को बंद करेंगे, तो दुनिया के 25% सप्लाई चेन डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है। अब दिक्कत की बात यह है कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त ईरान ने पहले बंद कर दिया कि भाई हम पर हमला हो रहा है तो हम दुनिया में कहीं भी तेल नहीं पहुंचने देंगे, और अब अमेरिका ने वही दाव चल दिया है, अब अमेरिका ने बंद कर दिया है। लड़ वो दोनों रहे, मतलब ये वैसा ही है कि जैसे मोहल्ले में दो लोग लड़े और उसकी पूरी कीमत पूरा मोहल्ला वाला चुकाए, वही स्थिति यहाँ पर बनी है। खाली अंतर ये है कि उस वक्त जब ईरान ने बंद किया था उस वक्त ईरान के जहाज ईरान की मर्जी के हिसाब से जा रहे थे। अब जब अमेरिका ने बंद किया है तो ईरान में सामानों की आवाजाही के लिए भी कोई जहाज नहीं आ पा रहा, अनाज तक भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ईरान को पता है कि अगर ये ब्लॉकेट लंबा चला तो ईरान को तो दिक्कत होगी, बाकी दुनिया को तब भी दिक्कत थी, अब भी दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में अब ईरान चाहता है कि डिप्लोमेटिक तौर पर एक ऐसा दाव चला जाए जिससे पूरी दुनिया अमेरिका से कहे कि आप दोनों की लड़ाई में हम क्यों भुगते, इसलिए आप इस ब्लॉकेट को खत्म करिए और लड़ाई का तरीका कोई और अपनाइए। और इसीलिए इन दोनों जो जलमार्ग है इसको खाली करने की बात कही जा रही है। अगर ये खाली नहीं होता है लॉन्ग टर्म में देखिए तो ईरान को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रंप ने जैसा कहा है उस हिसाब से रोजाना जो ईरान में तेल का उत्पादन हो रहा है वो रखने की जगह नहीं है, उसको कहीं भेजना है और वो भेज नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप में ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो तमाम इस तरह की स्थितियां जटिल होती जा रही है। अगर जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो बाकी दुनिया के साथ साथ ईरान को भी इसमें भारी संकट हो रहा है। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले का सलूशन निकलेगा और ये जंग और आगे लंबी नहीं खींचेगी, क्योंकि अब की बार अगर ऐसा हुआ और युद्ध 2.0 जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी और बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से हॉर्मुज की घेराबंदी कर दी गई है। हॉर्मुज के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मुज से 300 किलोमीटर दूर है यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मुज के पास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आज की तारीख में मौजूद हैं। और अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की घेराबंदी की है। मध्य पूर्व में C-17 ग्लोब मास्टर की तैनाती की गई। अब 15 C-17 ग्लोब मास्टर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। तो ये बड़ी घेराबंदी, बड़े पैमाने पर बड़ी तैनातियां अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। तो हॉर्मुज की नाकेबंदी, युद्ध 2.0 की तैयारी, देखिए पूरा ब्यौरा आपके सामने आ चुका है। जगह कौन सी है? ओमान की खाड़ी। यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया है। हॉर्मुज से अगर इसकी दूरी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर है। ये अमेरिका की तैयारी। अब आ जाइए लाल सागर में, यहां पर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात कर दिया गया है। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट से इसकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन रेड सी में अगर हूती एक्टिव होते हैं तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का काम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। 1800 किलोमीटर दूर है ये जगह हॉर्मुज स्ट्रेट से। इसके बाद अरब सागर, यहां पर यूएसएस जॉर्ज बुश को तैनात किया गया हॉर्मुज से 1000 किलोमीटर की दूरी पर। तो अमेरिका ने बंदोबस्त तो जबरदस्त किए हैं। अब बात करते हैं मरीन्स की। 15,000 से ज्यादा मरीन्स की तैनाती की गई है। एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। मध्य पूर्व में अगर तैनाती देखिए तो C-17 ग्लोब मास्टर और 15 विमान आज की तारीख में मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि 23 साल बाद अरब में इतनी बड़ी तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है। तो आने वाले वक्त में अमेरिका करने क्या जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अहम खबर है, ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप की धमकी सामने आई है। ईरान का यूरेनियम हम कब्जे में ले लेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। और ईरान का परमाणु संपन्न होना बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। परमाणु बम होता तो इजराइल बचता नहीं, मिनटों में इजराइल को ईरान मिटा देता, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने।
तो ईरान का एटम बम दुनिया को क्यों डरा रहे हैं ट्रंप, ये है सवाल। 5 चेतावनियां। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के एटमी वेपन से इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। अमेरिका की पिछली सरकारों ने ईरान को नहीं रोका। क्या यह ट्रंप की रणनीति है? इजराइल को खतरा बताकर दिखाकर फिर से युद्ध भड़काने की रणनीति पर काम कर रहे हैं क्या ट्रंप? ईरान को कसूरवार बताकर खुद की छवि सुधारने की क्या वो कोशिश कर रहे हैं? यूरेनियम खोजने के बहाने ईरान में कहीं ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की? मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कहते नजर आते हैं कि वो ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं, उन्हें कभी भी ईरान फोन कॉल कर सकता है, अब सारी बातचीत फोन पर होगी। दूसरी तरफ ये बड़ी तैयारियां और ये चेतावनियां क्या कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए, तमन्ना तो यही है ट्रंप की कि उनकी टीम जाए और ईरान से जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है उसको उठाकर वो वाशिंगटन लेकर आए। लेकिन फिर वही बात है, हसरत तो मेरी भी है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, लेकिन जितना ये नामुमकिन है उतना ही अभी फिलहाल ये भी नामुमकिन लग रहा है कि अमेरिकी कमांडो जाएंगे और ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट से उठाकर वो यूरेनियम लेकर आ जाएंगे। कम से कम आज की स्थिति तो ये नहीं बताती है, बल्कि कहा जाता है कि ऑपरेशन पायलट के दरमियान भी अमेरिकी कमांडो यही जुगत में थे, लेकिन वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। तो तमाम कोशिशों के बावजूद संवर्धित यूरेनियम ईरान से निकल नहीं रहा है और ट्रंप उसके लिए चाहे हॉर्मुज स्ट्रीट में नाकेबंदी करें या ईरान के सभ्यता को मिटा देने की धमकी करें, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ लग नहीं पा रहा। तो आने वाले निकट भविष्य में भी ये लगता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन ट्रंप के सामने मजबूरी है कि ट्रंप को अमेरिका में भी और इजराइल से भी ये दबाव है कि हर हालत में ईरान से संवर्धित यूरेनियम निकालना पड़ेगा। और ट्रंप इसीलिए ये बात कहते हैं कि अगर उनके पास यूरेनियम रहेगा तो एक दिन ईरान परमाणु बम बना लेगा और उससे इजराइल को कुछ मिनट में मिटा देगा। जबकि हकीकत यह है कि ईरान का ये सोचना है कि अगर शायद उसके पास परमाणु बम बन गए तो कम से कम वो उसके बचे रहने की गारंटी होगी। लेकिन इन सब के परिदृश्य के बीच में देखते हैं क्या यही संवर्धित यूरेनियम अगले राउंड की लड़ाई की एक बड़ी वजह बन सकती है। वो दिन कब होगा वो नहीं पता, लेकिन कारण यही बनेगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या इसे लेकर कोई सलूशन निकलता है या नहीं, ये तय करेगा कि जंग का दूसरा राउंड शुरू होगा या नहीं। और देखिए, ईरान की बारूदी ताकत पर रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने युद्ध के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। रूसी सांसद हैं एलेक्सी पुश्कोव, वो ये कह रहे हैं ईरान के पास हजारों मिसाइलें हो सकती हैं, ये कहा गया है एलेक्सी की तरफ से। तो आखिरी सांस तक लड़ेगा ईरान। रूस के 5 बड़े दावे सामने आए हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध की अच्छी तैयारी की, ये रूस कह रहा है। ईरान के पास हजारों मिसाइलें और ड्रोन हो सकते हैं। ईरान के अंडरग्राउंड बेस को नष्ट करना नामुमकिन है, यह कहा गया है। अमेरिका के साथ जंग तेहरान के अस्तित्व की लड़ाई है। देखिए, अस्तित्व की लड़ाई का जिक्र दोनों तरफ से किया जाता है। उधर इजराइल कहता है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हमारे अस्तित्व को खतरा है। यहां पर ईरान के अस्तित्व की लड़ाई का जिक्र हो रहा है, इसलिए ईरान आखिरी दम तक युद्ध लड़ता रहेगा, ये रूस के सांसद की तरफ से कहा गया है। और ट्रंप की डिनर पार्टी में हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमलावर के निशाने पर थे राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप से नफरत करता था हमलावर, लंबे समय से हमले की तैयारी कर रहा था। ये रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आ रही है हमलावर को लेकर, जिसका ताल्लुक है कैलिफोर्निया से। अब ट्रंप को निशाना क्यों बनाया गया, इसके कई कारण, कई वजहें हर किसी के जहन में। लेकिन जो अहम बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पहला कारण क्या है? हमलावर के मुताबिक ट्रंप अपनी ही कौम का गद्दार है, यह उसकी सोच है। दूसरा कारण, ट्रंप ईसाई समर्थक, आरोपियों को ईसाइयों से चिढ़ है। तीसरा कारण, ट्रंप को मारकर दुनिया में मशहूर होना चाहता था यह शख्स जिसने हमले की कोशिश की और इसमें नाकाम रहा। हमले में बाल बाल बचे थे ट्रंप। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया शूटर। हमलावर से ट्रंप की दूरी महज 140 फीट थी।
और बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन के जिस हिल्टन होटल के बॉलरूम में पार्टी चल रही थी, वहां करीब 2600 मेहमानों के अलावा ट्रंप सरकार के तमाम मंत्री और बड़े अफसर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एंट्री के लिए सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड जारी किया गया था और सुरक्षा का आलम यह था कि हमलावर कोल थॉमस एलन एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू लेकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक पहुंच गया। हालांकि उसने चेक पॉइंट के पास 4-5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद तो एनकाउंटर ही शुरू हो गया और आखिरकार हमलावर को दबोच लिया गया। लेकिन इस पूरी मुठभेड़ के दौरान सीक्रेट सर्विस का एक जवान भी घायल हुआ। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट से बॉलरूम में ट्रंप का जो स्टेज था, उसकी दूरी करीब 140 फीट की थी। तो कैसे की गई हमले की तैयारी? देखिए, इस हमले को लेकर अब तमाम तरह की डिटेल्स धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हथियार जुटाए गए। सबसे पहले ट्रंप को मारने के लिए पिछले 2 साल में 2 बंदूकें इस शख्स ने खरीदी थी। लंबा सफर तय किया इसने। कैलिफोर्निया से बाकायदा इसने ट्रेन पकड़ी, फिर शिकागो होते हुए ये वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। सही मौका चुना। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में ट्रंप की मौजूदगी होगी, ये इसको पता था, सभी को पता था ये तो, और इसलिए यहां पर हमला किया गया। अंदर घुसने की इसने कोशिश की, बॉलरूम के पास बैरिकेड्स तोड़कर दाखिल होने का प्रयास किया, गोलीबारी को अंजाम दिया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने इसे रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। और देखिए, डिनर पार्टी में हुए हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं टारगेट था, मैंने आरोपी का मैनिफेस्टो पढ़ा। हमलावर ईसाई विरोधी थे, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमलावर मानसिक रूप से बीमार था, यह है ट्रंप का बयान।